नमस्कार दोस्तों, जो हम आपके लिए कंसेप्ट सीरीज चला रहे हैं उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है अल्टरनेटर। यह अल्टरनेटर अध्याय का पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 हम शूट कर दिए हैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे अल्टरनेटर को। देखिए जो अल्टरनेटर था, अल्टरनेटर में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। अल्टरनेटर एक सिंक्रोनस मशीन के अंतर्गत आता है। अल्टरनेटर को हम लोग 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर भी कहते हैं। हम रिवीजन कर दे रहे हैं जो जो कल पढ़े थे हम लोग। फिर देखे थे कि जो इसका वर्किंग प्रिंसिपल होगा डीसी जनरेटर के सेम वर्किंग प्रिंसिपल होता है, बस अंतर यही होता है कि आर्मेचर कॉइल स्टेटर पर आ जाता है और फील्ड कॉइल रोटर पर आ जाता है। फील्ड कॉइल रोटर पर आ जाने से इसको डबली एक्साइटेड कहते हैं, क्योंकि आर्मेचर में भी सप्लाई होती है और रोटर में भी सप्लाई होती है, इसलिए इसको हम लोग डबली एक्साइटेड मशीन कहते हैं। तो पूछता भी है क्वेश्चन कि अल्टरनेटर एक डबली एक्साइटेड मशीन होता है। फिर आगे हम लोग पढ़े थे कि एडवांटेज मतलब क्या क्या एडवांटेज है, आप पढ़ सकते हैं कि एडवांटेज क्या क्या था फील्ड वाइंडिंग को रोटर पर रखने से और आर्मेचर कॉइल को स्टेटर पर रखने से। क्या एडवांटेज था? तो एडवांटेज था। फिर आगे पढ़े थे कि इसका पार्ट, तो एक हम लोग जानते हैं कि कोई भी मशीन हो उसमें एक स्टेटर पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है। तो रोटर भी इसका 2 पार्ट से था, एक सिलेंड्रिकल था और एक सैलिएंट था। सिलेंड्रिकल सैलिएंट में बहुत ज्यादा अंतर पूछता है, इसलिए हम अंतर भी पढ़ाए थे आपको। जैसे स्टेटर के बारे में तो बता दिया कि सिलिकॉन स्टील का बना होता है, लेकिन इन दोनों रोटर के दोनों अंतर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, सिलेंड्रिकल से भी और सैलिएंट से भी। तो आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि ईएमएफ इक्वेशन, जो इंड्यूस ईएमएफ होगी आर्मेचर कॉइल पर, उसका मान कितना होगा। तो उसका मान कितना होगा यहां से आप देख सकते हैं। फिर सिंक्रोनस स्पीड के लिए फ्रीक्वेंसी के लिए यहां से फार्मूला पूछ लेता है, यहां से देख सकते हैं आप। लिंक भी हम आगे कराने वाले हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होगी अगर फ्रीक्वेंसी के मान को चेंज करना है तो स्पीड को चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को, चाहे पोलो की संख्या को चेंज करके फ्रीक्वेंसी को हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर आगे क्या पढ़े थे, आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। आर्मेचर रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। आर्मेचर रिएक्शन में क्या पूछता है कि यूनिटी पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर के लिए आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा। तो कहेंगे क्रॉस मैग्नेटाइज होगा। अच्छा बच्चा, इसी को ना एक और नाम एग्जामों में देता है। एग्जाम में कौन सा नाम देता है? तो इसको देता है डिस्टोर्शन। यहां लिख दे रहे हैं डिस्टोर्शन देता है। किसको डिस्टोर्शन देता है? क्रॉस मैग्नेटाइज को। क्रॉस मैग्नेटाइज क्या है? देखिए ना, यहां पर हम बताए थे कि यह थोड़ा अपने पास से ना विचलित हो जाती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टोर्शन कहते हैं। तो जब क्वेश्चन बनाता है तो डिस्टोर्शन अथवा क्रॉस मैग्नेटाइज देता है। तो पूछता है अल्टरनेटर में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन कब होगा, तो यूनिटी पावर फैक्टर पर। फिर पूछता है कि जीरो पावर फैक्टर लैगिंग केस में आर्मेचर रिएक्शन कैसा होगा अल्टरनेटर के लिए, तो डीमैग्नेटाइज होगा, डीमैग्नेटाइज। अच्छा एक बात और जानिए कि जो डीमैग्नेटाइज होता है बाबू, इसमें फ्लक्स का मान कम होता है, और यह होता कब है, तो ओवर एक्साइटेशन के, ओवर जब एक्साइटेशन होता है ना तब यह होता है। अच्छा उसी तरह पावर फैक्टर 0 रहेगा लीडिंग केस में, तो लीडिंग केस में जो आर्मेचर रिएक्शन होगा मैग्नेटाइज होगा। लीडिंग के केस में अल्टरनेटर में मैग्नेटाइज होता है, और मैग्नेटाइज का मतलब फ्लक्स बढ़ जाता है, और यह कब होता है, तो अंडर एक्साइटेड कंडीशन में मैग्नेटाइज होता है। जैसे अब जस्ट हम आगे बताने वाले हैं इसी को ग्राफ से रिलेटेड भी कर्व। अल्टरनेटर के लिए हम भी कर्व बताने वाले, भी कर्व से आप समझ आएंगे। यही तक हम कल पढ़ाए थे, और एक लास्ट में आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे जनरेटर और अल्टरनेटर के बारे में। जो यादव राज बलम जी, उनको सैल्यूट है, उन्होंने इसका जवाब दिया था। चलिए आगे, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं भी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। तो इन्वर्टेड वी कर्व भी होता है। तो देखिए जो भी कर्व होता है ना बाबू, भी कर्व किसके किसके बीच बनता है, तो पहला क्वेश्चन यही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड करंट और आर्मेचर करंट। फील्ड करंट जो रोटर पर एक साइड दी जाती है उसको फील्ड करंट कहते हैं, और आर्मेचर करंट जो स्टेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग थी जो लोड को जोड़ती है, वही आर्मेचर करंट है। तो आर्मेचर करंट और यह फील्ड करंट है। तो भी कर्व किन किन के बीच बनता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि भैया फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में भी कर्व बनाई जाती है। भी कर्व से नाम से पता चला ना कि जो कर्व बनेगा वह भी आकृति में कर्व बनता है, भी आकृति में कर्व बनता है। जो भी आकृति में मतलब यहां जो मान होगा ना, आर्मेचर करंट का मान जो यहां होगा, यह यूनिटी पावर फैक्टर पर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर पर यहां इतना मान होता है, देखिए ना, सबसे कम। और उसके बाद यूनिटी पावर फैक्टर से ज्यादा अगर जाते हैं, यूनिटी पावर फैक्टर से ज्यादा जाते हैं, अल्टरनेटर के लिए हम बता रहे हैं, मोटर में उल्टा होगा। तो यूनिटी पावर फैक्टर से अगर हम ज्यादा जाएंगे तो यह जो प्रदर्शित करेगा लैग को प्रदर्शित करेगा। अगर यूनिटी पावर फैक्टर से कम में आएंगे तो लीडिंग को प्रदर्शित करता है। एकदम ध्यान दीजिएगा कि यूनिटी पावर फैक्टर से कम लीडिंग, यूनिटी पावर फैक्टर से ज्यादा पर लैग। अच्छा यह फील्ड करंट है। फील्ड करंट का मान बढ़ाते जाएंगे तो एक्साइटेशन बढ़ता जाता है। तो फील्ड करंट का मान बढ़ाने से एक्साइटेशन बढ़ता है। तो यूनिटी पावर फैक्टर से ज्यादा, जैसे यहाँ तो फील्ड करंट का मान 0 माने लोअर एक्साइटेशन, तो यह वाला जो है ना, इधर आप देख सकते हैं, अगर इसको देखिए
यहाँ पर अगर देखिए आप, तो ये जो है यह जो है यह क्या हम लोग कह सकते हैं अंडर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन मतलब एक्साइटेशन का मान कम है, फील्ड करंट का मान कम है। इधर अगर जाएंगे ना, इस वक्र को देखिए, तो इस वक्र को आप देखेंगे आप, तो यह ओवर एक्साइटेशन कहेंगे, क्योंकि फील्ड करंट का मान ज्यादा है। तो यहाँ पर जो होगा ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा हम वही बताएंगे। और भी कर्व भी जैसा, अच्छा कोई बात तो इसका ग्राफ ऐसे भी दे देता है बाबू, भी कर्व जैसा ही देगा लेकिन हल्का सा ऐसे दे देता है, तो ये भी सही है भी कर्व। अच्छा जी, तो यूनिटी पावर फैक्टर पर ये जो यहाँ पर ये जो बन रहा है ना, यहां से ये वाला, और ये कहां से आया है, तो यूनिटी पावर फैक्टर पर ये कर्व बना है। ठीक है जी, इधर क्या है, लैगिंग केस, ओवर एक्साइटेशन। और हम बताए हैं अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन लैगिंग के केस में, लैगिंग केस मतलब ओवर एक्साइटेशन के केस में डीमैग्नेटाइज होता है। क्या होगा बाबू, डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग। यही ना पूछा था, देखिए ना आर्मेचर रिएक्शन में, आर्मेचर रिएक्शन में देखिए यहाँ लैग के केस में डीमैग्नेटाइज, अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइज होता है लैग के केस में, और लीड के केस में मैग्नेटाइज होता है। और यह हमको बताए थे अंडर एक्साइटेशन पर, तो वही तो यहाँ हम बता रहे हैं। देखिए ना, अंडर एक्साइटेशन पर लीडिंग के केस में मैग्नेटाइज होगा, यह जो हो रहा है मैग्नेटाइज, अंडर एक्साइटेशन में मैग्नेटाइज, लीडिंग केस में मैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइजिंग क्या है, आर्मेचर रिएक्शन हम बता रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन लीडिंग केस में होता है अंडर एक्साइटेशन में, और डीमैग्नेटाइज में फ्लक्स का मान घट जाता है, मैग्नेटाइज में फ्लक्स का मान बढ़ जाता है। यही है भी कर्व। और लैगिंग केस में यहाँ से बहुत ज्यादा मोटर होता है ना, तो मोटर में उलट जाता है, लीडिंग इधर लैगिंग इधर आने लगता है, तो मोटर आगे हम पढ़ाएंगे। और यह अल्टरनेटर था। अब एक है इन्वर्टेड भी कर्व। इन्वर्टेड भी कर्व मतलब भी उल्टा बनता है इन्वर्टेड भी कर्व में। जैसे देखिए इसका भी ग्राफ देख लीजिए। पहले तो क्वेश्चन यह पूछता है कि यह किसके बीच में दर्शाई जाती है इन्वर्टेड व्हीकल, तो पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में, पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में। देखिए यहाँ क्या रहेगा बाबू, तो फील्ड करंट रहता है ना। देखिए यहाँ पर यह क्या है, फील्ड करंट, फील्ड करंट, और यह क्या है, पावर फैक्टर, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, कास फाई से। तो यह जो है पावर फैक्टर को बता रहा है, और यह जो है फील्ड करंट को बता रहा है। क्या बनाने वाले हैं, इन्वर्टेड व्हीकल, किसके लिए, अल्टरनेटर के लिए। तो इन्वर्टेड व्हीकल का मतलब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इसी का उल्टा बन जाएगा, मतलब कुछ इसका ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है ना, इन्वर्टेड व्हीकल, इन्वर्टेड व्हीकल का मतलब इन्वर्टेड भी आकृति बनेगी। और यह जो आएगा, यह आ रहा है यूनिटी पावर फैक्टर पर, यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर पर। यह क्या है, फील्ड करंट था यूनिटी पावर फैक्टर पर। अच्छा, यूनिटी पावर फैक्टर से इधर क्या रहा है, अल्टरनेटर में लीडिंग, यह लीडिंग है, लीडिंग है। और यूनिटी पावर फैक्टर से ज्यादा क्या बताता है, लैग बताता है, तो यह क्या है, लैगिंग है। देखिए इसमें भी देखिए यूनिटी पावर फैक्टर से ज्यादा लैग है, इससे पहले क्या है, लीड है। यही है आगे, लैगिंग के लिए, इन्वर्टर के लिए, यह क्या किसके लिए, भी कर्व के लिए। और एक बात समझिए, पूछता क्वेश्चन यह है कि अल्टरनेटर में, इन्वर्टेड वी कर्व में पावर फैक्टर का मान क्या होगा, पावर फैक्टर का मान क्या होगा लोअर एक्साइटेशन में, यही ना इधर लोअर एक्साइटेशन, तो लोअर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर का मान पहले बढ़ता जाता है, फिर यूनिटी पावर फैक्टर पर पावर फैक्टर का मान मैक्सिमम होता है, और फिर यूनिटी पावर फैक्टर के बाद मतलब ओवर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर का मान घटता जाता है। तो पावर फैक्टर पहले बढ़ता है, उसके बाद फिर घटने लगता है। जैसे आर्मेचर रिएक्शन देखिए, आर्मेचर धारा को भी देख लीजिए, जो आर्मेचर धारा होगी पहले घटेगी, यूनिटी पर कम से कम होगी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएगी। तो यह इन्वर्टेड कर्व भी कर्व सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है किसके किसके बीच खींचा जाता है, ग्राफ किसके किसके बीच में बनता है। और यहां से आप बता सकते हैं आर्मेचर रिएक्शन होगा क्या, तो लैगिंग के केस में डीमैग्नेटाइज होगा, वो भी ओवर एक्साइटेशन के केस में। तो यह इन्वर्टेड कर्व भी कर्व था। आगे देखिए एक टर्म पूछता है पोल पिच और क्वाइल पिच। पोल पिच किसे कहते हैं, तो दो क्रमागत पोलों के बीच में, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है ना, तो दो क्रमागत पोलों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, पोल पिच कहलाएगी। इलेक्ट्रिकली जो पोल पिच होता है ना, इलेक्ट्रिकली जो पोल पिच होता है दो क्रमागत पोलों के बीच में 180 अंश माना जाता है। इलेक्ट्रिकली दो पोलों के बीच में, जैसे एन और एस, इलेक्ट्रिकली दो पोलों के बीच में, मैकेनिकली नहीं, यह डिजाइन आपको मैकेनिकली दिखाई दे रही होगी, लेकिन इलेक्ट्रिकली एंगल जो बनता है 180 अंश का एंगल बनता है, 180 अंश का एंगल बनता है। दो क्रमागत पोलों के बीच में इलेक्ट्रिकली 180 अंश का एंगल बनता है। और पोल पिच वही कहलाता है, दो क्रमागत पोलों के बीच की डिस्टेंस पोल पिच कहलाता है। अच्छा, तब क्वाइल पिच क्या कहलाएगा, अच्छा क्वाइल पिच क्या होगा, तो जो बाइंडिंग क्वाइल के नाम से पता चल रहा है कि क्वाइल के, दो एक्टिव क्वाइल के बीच की दूरी क्वाइल पिच। जैसे हम मान लीजिए बाइंडिंग करने वाले हैं, यहां से और यहां से, ये यहां से ऐसे और ये ऐसे, ठीक,
बाइंडिंग हम लोग करते हैं ना बाइंडिंग बच्चा, यह क्या है, एक क्वाइल बन गया है, यहां से एक कंडक्टर और यहां से एक कंडक्टर, दो कंडक्टरों को मिलाकर एक क्वाइल बनता है, तो यह क्वाइल बना हुआ है। तो क्वाइल पिच किसके कहेंगे, क्वाइल पिच किसको कहते हैं, तो क्वाइल पिच दो एक्टिव कंडक्टरों के बीच की दूरी, यहाँ भी एक्टिव, ये वाला एक्टिव क्वाइल कहलाता है, ये भी एक्टिव क्वाइल कहलाता है, तो एक दोनों एक्टिव क्वाइल के बीच की दूरी को क्वाइल पिच कहते हैं। यह क्या है बच्चा, क्वाइल पिच है। क्वाइल पिच बाइंडिंग अध्याय में, बाइंडिंग अध्याय अभी नहीं पढ़े ना, पहला अध्याय जो हम पढ़ाए थे बाइंडिंग, उसमें बहुत अच्छी तरीके से हम दोनों को बताए हैं, तो आप जाकर वहां देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ टॉपिक था जो कि उसमें हम बताए थे आपको। तो क्वाइल पिच क्या कहलाता है, क्वाइलों के दोनों एक्टिव सिरों के बीच की डिस्टेंस क्वाइल पिच कहलाती है। अच्छा, पोल पिच क्या था, तो पोलों के बीच की दूरी, यह नॉर्थ और साउथ पोल पर, माने यहां से भी अगर इसको हम दिखाना चाहेंगे तो यह पोल पिच होगा। यह क्या होगा बच्चा, पोल पिच होगा, पोल पिच। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि पोल पिच यह है नॉर्थ से साउथ, दो क्रमागत पोलों के बीच की डिस्टेंस पोल पिच, और क्वाइल पिच कंडक्टरों के बीच की एक्टिव सिरा के, मतलब किसी कंडक्टर के दोनों एक्टिव सिरा के बीच की डिस्टेंस क्वाइल पिच कहलाएगी। तो यहाँ तो दोनों बराबर है, हाँ यहाँ दोनों बराबर है, इसलिए इसको कहते हैं फुल पिच बाइंडिंग। पिच देखिए ना, एक क्या आता है, एक जैसे यहाँ पर पोल पिच है, क्वाइल पिच है, एक पिच फैक्टर आता है। पिच फैक्टर के लिए हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, ये भी पूछता है पिच फैक्टर, पिच फैक्टर के लिए बच्चा फॉर्मूला लिखता है, पिच फैक्टर के लिए फॉर्मूला पूछता है, तो इसको देख लीजिए। जो पिच फैक्टर होगा, पिच फैक्टर जो होगा PITCH, पिच फैक्टर, तो पिच फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला होता है क्वाइल पिच बटा में पोल पिच, को बहुत बार पूछता है, क्वाइल पिच बटा में पोल पिच, पोल पिच। पोल पिच क्या है समझ रहे हैं, दो क्रमागत पोलों के बीच की डिस्टेंस को पोल पिच। और क्वाइल पिच क्या है समझ रहे हैं, क्वाइल पे कि किसी क्वाइल के दोनों एक्टिव सिरों के बीच की दूरी क्वाइल पिच कहलाती है। तो यहां निकालिए तो आप क्वाइल पिच और पोल पिच का मान कट कर एक आएगा, कैसे कि दो क्रमागत पोलों के बीच की डिस्टेंस पोल पिच है, तो पोल पिच जितना है और क्वाइल पिच जितना है, दोनों दम बराबर है तो है इस वाले केस में। जब यह दोनों बराबर है तो कट का इसका मान कितना आएगा, कट का इसका मान एक आ रहा है, तो यह कहलाएगा फुल पिच बाइंडिंग। जब क्वाइल पिच और पोल पिच, चाहे जब पिच फैक्टर का मान, जब पिच फैक्टर का मान एक आएगा, जब पिच फैक्टर का मान एक आएगा, माने जब दोनों बराबर है तब, तो इसको कहते हैं फुल पिच बाइंडिंग। यह क्या है, फुल पिच बाइंडिंग, फुल पिच बाइंडिंग। फुल पिच पूछता भी है ना क्वेश्चन कि फुल पिच बाइंडिंग एक है तो कौन सा बाइंडिंग होता है, फुल, जैसे फुल पिच बाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान कितना होगा, तो एक होगा, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। एक आता है शार्ट पिच बाइंडिंग, तो शार्ट पिच बाइंडिंग में क्या किया जाता है ना, कि यह जो बाइंडिंग इधर है थोड़ा पहले इस मोड़ दे जाते हैं, यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, माने यहां से तो एकदम ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ भी जाएगा, लेकिन वहां पर न ले जाकर थोड़ा सा पहले ही ना इसको मोड़ दिया जाता है। अब इतना इतना अंश ये जो मोड़ा गया है, इसको हम बता दे रहे हैं यहाँ पे अल्फा डिग्री पहले मोड़ लिया गया है, अल्फा डिग्री पहले ही मोड़ लिया गया, कापर की बचत कर ली गई, तो इसको शार्ट पिच बाइंडिंग हम कहेंगे, क्योंकि पिच फैक्टर का मान एक से कम आएगा। कैसे आएगा एक से कम, तो देखिए ना एक से कम कैसे आएगा, यहाँ क्वाइल पिच घट गया, क्वाइल पिच क्या हो गया बच्चा, क्वाइल पिच अब छोटा हो गया, क्यों, क्योंकि जो बाइंडिंग कर रहे हैं वो 60 कर दिए, थोड़ा अल्फा डिग्री पहले से ही हम मोड़ लिए, तो क्वाइल पिच का मान कम, जब क्वाइल पिच का मान कम, अब पोल पिच तो नहीं बदलता है, पोल पिच तो वही है, तो पोल पिच ज्यादा है, क्वाइल पिच कम हो गया है, तो जब कम में ज्यादा से भाग देंगे तो इसका मान कम ना आएगा, ज्यादा ये है, भाग देंगे तो कम आएगा, क्वाइल पिच तो घट गया, तो इसलिए इसका मान एक से कम, तो यह क्या है, शार्ट पिच बाइंडिंग है। शार्ट पिच बाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान एक से कम होता है, एक से कम होता है। अब एक आता है ओवर पिच बाइंडिंग, ओवर पिच बाइंडिंग में क्या होता है कि इसका मान और ज्यादा हो जाता है, मतलब जो हम लोग क्वाइल बनाने वाले हैं ना, जो बाइंडिंग करने वाले हैं, इसको और उधर से यहां से फिर उसके बाद लाते हैं, तब उतना बढ़ गया, तो इस बार क्वाइल पिच का मान पोल पिच से ज्यादा हो गया। जब क्वाइल पिच का मान पोल पिच से ज्यादा, तो जब क्वाइल पिच ज्यादा हो जाएगा इससे, तो इस बार एक से ज्यादा आएगा, तो पिच फैक्टर का मान एक से ज्यादा ओवर पिच बाइंडिंग में आता है, ओवर पिच बाइंडिंग। उम्मीद है कि समझ गए होंगे आप। बस बाइंडिंग जो कर रहे हैं क्वाइले पिच पर डिपेंड कर रहा है। क्वाइल पिच तीन प्रकार से था, शार्ट पिच, देखिए फुल पिच जब दोनों बराबर होंगे एक आएगा, शार्ट पिच बाइंडिंग, शार्ट पिच बाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान एक से कम आएगा, क्योंकि यह 60 कर दिया गया है अल्फा डिग्री। अच्छा, अल्फा डिग्री मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी आता है 180/n, जो कि आगे हम बताएंगे हार्मोनिक्स में आता है अल्फा निकालने के लिए। तो यहां से यही इंपॉर्टेंट था, क्वाइल पिच क्या होता है, पोल पिच क्या होता है, और पिच फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा, कि कंसंट्रेटेड बाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में क्या अंतर होता है, पूछता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन। तो बाइंडिंग में यह भी टॉपिक आया था,
देखिए ना, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में जो बाइंडिंग करते हैं वह सभी स्लॉटों में वितरित रहती है, इसका कूलिंग करना आसान होता है, यह अच्छा होता है बाइंडिंग। अब कंसंट्रेटेड बाइंडिंग क्या होता है कि एक स्लॉट में जितना बाइंडिंग करना है सब कर दीजिए, मतलब हर स्लॉट में पूरा टर्न रखा जाता है, पूरा टर्न हर एक स्लॉट में अलग अलग रखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए ना, एक स्लॉट में पूरा, एक स्लॉट में पूरा, एक स्लॉट में पूरा, यह ज्यादातर सिंगल फेज के लिए किया जाता है। जैसे सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में हर स्लॉट में किया जाता है, मतलब थ्री फेज के लिए तो होता भी नहीं है। हम लिखे हैं कि नहीं, नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं। यह सिंगल फेज के लिए बाइंडिंग है, सिंगल फेज के लिए यह बाइंडिंग की जाती है, थ्री फेज में नहीं की जाती है। इसमें और एक चीज देखी जाती है कि हर स्लॉट में बाइंडिंग आप करेंगे तो जितना स्लॉट उतना पोल बनता है, तो लिखे भी हैं कि नंबर ऑफ पोल्स नंबर ऑफ स्लॉट्स के बराबर होता है, तो जितना पोल उतना स्लॉट बनता है। जबकि उसमें नहीं, उसमें स्लॉटों की संख्या ज्यादा होता है, पोलों की संख्या कम होता है। अच्छा जी, ये तो बता दिए कि जितना स्लॉट उतना पोलों की संख्या, और एक ही जगह सारा बाइंडिंग की जाती है, सिंगल फेज के लिए की जाती है, और नॉट प्योर साइनसोइडल, इससे प्योर साइनसोइडल वेव उत्पन्न भी नहीं हो सकती है, जबकि उससे इसके अपेक्षा साइनसोइडल वेव ज्यादा उत्पन्न होता है। इसलिए इस बाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग का ज्यादा प्रेफर किया जाता है। इसमें ना हार्मोनिक्स भी घट जाता है, इसमें हार्मोनिक्स कम। देखिए ना, पहले तो लेस ईएमएफ, हाँ एक घाटा है डिस्ट्रीब्यूटेड का कि इसमें ईएमएफ ज्यादा बनेगा और इसमें ईएमएफ कम बनता है। डिस्ट्रीब्यूटेड में ईएमएफ कम बनेगा, लेकिन फायदा भी बहुत ज्यादा है कि जैसे आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस दोनों मान घट जाता है, लेस हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर रिएक्टेंस घट जाता है। आर्मेचर रिएक्शन कम करना है हम लोग को, आर्मेचर रिएक्शन कम होगा तो थोड़ा ईएमएफ कम हो जाता है, तो ईएमएफ थोड़ा कम होगा लेकिन आर्मेचर रिएक्शन घट जाएगा और अच्छा हो जाएगा। फिर आगे डिस्टोर्टेड हार्मोनिक्स वेव को समाप्त किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में हार्मोनिक्स समाप्त हो जाएगी, इसको बहुत जरूरी होता है हार्मोनिक्स को समाप्त करना। लॉसेस भी होते हैं हार्मोनिक्स से, ईएमएफ को भी घटाता है हार्मोनिक्स, तो हार्मोनिक्स समाप्त हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग से। इसका कूलिंग करना भी आसान होता है, सभी चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है बाइंडिंग। तो आप देख लिए होंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है पिच फैक्टर। देखिए ना, पिच फैक्टर आ गया फिर से। तो पिच फैक्टर जो होगा ना, केपी से डिनोट करते हैं पिच फैक्टर को। पिच फैक्टर को केपी से डिनोट करेंगे और इसके लिए फॉर्मूला दो ज्यादा पूछता है, सबसे ज्यादा तो फॉर्मूला इसको पूछता है, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है केपी बराबर कास अल्फा बाई 2, कास अल्फा बाई 2 पिच फैक्टर बराबर। और आगे केपी वेक्टर सम ऑफ इंड्यूज ईएमएफ, वेक्टर सम को फेजर सम भी बोला जा सकता है, माने सदिश योग, सदिश योग इंड्यूज, जो आर्मेचर में उत्पन्न होने वाली ईएमएफ है उसका सदिश में योग, वेक्टर में योग, बटा में अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूज ईएमएफ। और एक बार अर्थमेटिक सम मतलब जितना उत्पन्न हो रहा है उनको ही सीधा जोड़ लीजिए, और एक बार वेक्टर का ध्यान देते हुए जोड़ लीजिए। तो वेक्टर का ध्यान देते हुए जोड़ेंगे और उसके बाद अर्थमेटिक सम से जोड़ लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो वही पिच फैक्टर आएगा। यह फॉर्मूला पूछता है, इस पर सवाल नहीं देता है, क्योंकि वेक्टर सम करना आसान बात नहीं है, क्योंकि एंगल चाहिए वहां पे। तो इसको बस फॉर्मूला पूछ लेते हैं केपी के लिए, वेक्टर सम ऑफ इंड्यूज ईएमएफ और अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूज ईएमएफ। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पर बनता है कि पिच फैक्टर के लिए कास अल्फा बाई 2, अल्फा निकालने के लिए बताया था 180 बटा में, हार्मोनिक्स में आता है कि इतना हार्मोनिक्स को कम करने के लिए अल्फा का मान, वही अल्फा था जो 60 कर रहे थे ना, 60 बाइंडिंग में जितना 60 कर रहे थे वही अल्फा है। तो अल्फा का मान दिया रहता है, पिच फैक्टर पूछता है आपसे, तो बस कास अल्फा बाई 2 को पिच फैक्टर कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिच फैक्टर के बाद एक और आता है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग क्या होता है बाबू? तो जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग को केडी से डिनोट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग में भी सेम फॉर्मूला कि फेजर सम ऑफ इंड्यूज ईएमएफ, जैसे उसमें था वैसे इसमें भी फेजर सम ऑफ, चाहे वेक्टर सम ऑफ इंड्यूज ईएमएफ बटा में अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूज ईएमएफ, अर्थमेटिक सम ऑफ इंड्यूज ईएमएफ डिवाइड करिए, केडी का मान निकलेगा जैसे कि केपी का निकलता था पिच फैक्टर का, उसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर का। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला है, इसको बहुत ज्यादा पूछता है, अथवा न्यूमेरिकल देता है, इन दोनों पर न्यूमेरिकल देगा। अब क्या है, केडी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बराबर साइन एम बीटा बाई 2 बटा में एम साइन बीटा बाई 2। देखिए हम मेन मलाई आपके लिए लिख दिए हैं, मेन चीज यही है, यही हम आपके लिए लिख दिए हैं। इसका थ्योरी भी कराई जाती है जो कि फेजर डायग्राम से आता है। तो कभी फाउंडेशन बैच ऐप पर, एप्लीकेशन पर फाउंडेशन बैच लाएंगे, उसमें बहुत अच्छी तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। यह हम आपको बीएसपीसीएल का जो एग्जाम आया हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए, जो एलपी का एग्जाम होगा, बीएसपीसीएल का, एनपीसीआईएल का एग्जाम हो रहा है, तो उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि कौन टाइम में ज्यादा से ज्यादा बेस्ट कंटेंट दे, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी से दम आपका फंस जाए। अगर विस्तृत रूप से नॉलेज चाहिए तो फाउंडेशन में चाहिए, लेकिन एग्जाम को फोड़ने के लिए यह बहुत पर्याप्त हम कंटेंट दे रहे हैं। अगर इतना तैयार हो जाएगा, आप लिख लेंगे, बहुत बहुत कम क्वेश्चन होगा कि आप नहीं बना पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप बना लेंगे।
50 में 45 प्लस बना लेंगे, जितना हम बता रहे हैं उतना आप तैयार कर लेंगे तब। तो अच्छा तरीके से पढ़िए, नोट बनाइए। इन सभी जितना हम पढ़ा रहे हैं इन सबका पीडीएफ और जितना इंपोर्टेंट आपके लिए होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और भी जितना इंपोर्टेंट चीज होगा सब हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड अब करा रहे हैं। टेलीग्राम चैनल अभी हम लोग बना लिए हैं। उस टेलीग्राम चैनल का जो नाम होगा मौर्या टेक्निकल बन गया है, उसमें 400 से ज्यादा बच्चे जुड़ भी गए हैं, आप भी जाकर जुड़ जाइए। मौर्या टेक्निकल 25 जो हम लोग का चैनल का नाम है, वही टेलीग्राम चैनल का नाम है मौर्या टेक्निकल 25 टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक लगा देंगे, अब जाकर जुड़ जाइएगा। इसका हम पीडीएफ वहीं पर हम डाल देंगे। पीडीएफ देखिए टाइम नहीं मिल पाता है उतना ज्यादा, तो पीडीएफ डेली हम 9 से 10 बजे के बीच में पीडीएफ डेली हम डाल दिया करेंगे। आगे यह फॉर्मूला आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। अब साइन m बीटा बाई 2 है और उसके बाद m साइन बीटा बाई 2 है। तो बीटा क्या है, बीटा कैसे निकालेंगे, तो यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है कि 180 गुणे पोल बटा में स्लैट। कई बार तो ऐसा देता है कि बीटा को ना 180 बटा में स्लैट पर पोल। हम इसी को पर पोल को ऊपर कर दें कि ज्यादा झंझट ना हो। स्लैट पर पोल देता है, जैसे 180 बटा में स्लैट पर पोल, तो स्लैट पर पोल को ऊपर हम भेज दिए ना, इसको ऊपर हम भेज दिए पोल को, तो 180 बटा में पोल बटा में स्लैट हो गया है बीटा के लिए। अच्छा एक m भी तो है इसमें, तो m कैसे निकलेगा, तो m को कहते हैं ना स्लैट पर पोल पर फेज। स्लैट पर पोल पर फेज, यहाँ स्लैट पर पोल है, स्लैट पर पोल है, यहाँ पर स्लैट पर पोल भी है, स्लैट पर फेज भी है। फेज का बस गुणनफल हो जाता है तो m निकलता है। तो m स्लैट पर पोल पर फेज सब कुछ दिया रहेगा। हम क्वेश्चन कराएंगे ना, इसके जस्ट बाद हम क्वेश्चन कराने वाले, देखिएगा वहां पर दिया रहेगा, स्लैट देगा, पोल देगा, फेज देगा। m निकालिए और स्लैट पोल से आप b भी निकाल लेंगे, तो m भी निकल जाएगा, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मान भी निकाल लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब हम एक आपको बताए थे कि बीटा को कहेंगे क्या, तो स्लैट एंगल कहेंगे ना। जो स्लैट बने रहते हैं ना, तो दोनों स्लैटों के बीच में कितना अंश का एंगल बन रहा है, वही स्लैट एंगल कहलाता है। इसलिए तो स्लैट इसमें आ रहा है, स्लैट एंगल निकाल, बीटा स्लैट एंगल है और स्लैट एंगल निकालने के लिए 180 बटा में हम लोग स्लैट पर पोल से भाग दे रहे हैं, स्लैट पर पोल से भाग दे रहे हैं बीटा निकालने के लिए। अच्छा जी, एक और था, हम क्या पढ़ाए हैं, देखिए हम एक पढ़ाए हैं केपी को कहते हैं पिच फैक्टर, जिसका फॉर्मूला क्या था, cos अल्फा बाई 2 था। और एक अभी पढ़ाए हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। क्या है इसका फॉर्मूला, कि साइन m बीटा बाई 2 बटा में m साइन बीटा बाई 2। दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहिएगा न्यूमेरिकल के लिए भी। अब दोनों का गुणनफल, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का गुणनफल बाइंडिंग फैक्टर कहलाता है। यही है बाइंडिंग फैक्टर। अब बाइंडिंग फैक्टर कहाँ आया था, तो इंड्यूज ईएमएफ जो था 4.44 और KW हम लिखे थे बाइंडिंग फैक्टर, उसके बाद क्या था φft था। तो यही बाइंडिंग फैक्टर की जगह पर KP और KD भी आप लिख सकते हैं। जैसे आगे देखिए ना, बाइंडिंग फैक्टर होगा, बाइंडिंग फैक्टर, तो बाइंडिंग फैक्टर क्या है, KW बराबर KP है और KD बाइंडिंग फैक्टर। यह कहाँ आता है, इंड्यूज ईएमएफ जो था 4.44 φft था। ट्रांसफार्मर के लिए बाइंडिंग फैक्टर का मान 1 होता है, उसलिए ट्रांसफार्मर में इतना इंड्यूज ईएमएफ आता है, जबकि इसमें एक KW भी आएगा या बाइंडिंग फैक्टर भी आएगा। कई बार बाइंडिंग फैक्टर नहीं तो इन दोनों को मान लिख देता है कि पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का भी मान इसमें देकर ट्रिक लगवाता है आपसे इंड्यूज ईएमएफ के लिए। फिर जो अल्टरनेटर होगी उसकी रेटिंग किसमें रखी जाएगी, अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें होती है, तो ट्रांसफार्मर की जैसे केवीए में रेटिंग होती है, उसी तरह इसका भी जो रेटिंग होगा केवीए में होगा। अगर बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में होगा तो एमवीए में रख लेंगे। केवीए का मतलब किलो वोल्ट एम्पियर और एमवीए का मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर। तो बहुत हाई रेटिंग की है तो एमवीए में रख लेंगे, या नहीं तो केवीए में रख लेंगे अल्टरनेटर की रेटिंग। तो पूछता है कि अल्टरनेटर की रेटिंग किसमें रखी जाती है, तो केवीए में रखी जाती है। अगला टॉपिक क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन। ट्रांसफार्मर में भी आया था वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन देखिए फॉर्मूला तो इसके लिए E0 बटा में V गुणे 100। V क्या है, फुल लोड पर वोल्टेज, E0 क्या है, नो लोड पर वोल्टेज। तो इसको इस तरह भी देता है बाबू, इसको क्या देता है अलग रूप में, कि वोल्टेज देगा नो लोड पर माइनस वोल्टेज देगा फुल लोड पर, अब बटा में भी वोल्टेज रहेगा फुल लोड पर, अब गुणे 100 तो परसेंटेज में बनाने के लिए। तो यह ना फॉर्मूला पूछ लेता है कई बार कि निम्न में कौन सा फॉर्मूला वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सत्य है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला, नो लोड वोल्टेज में से फुल लोड वोल्टेज को घटाएंगे, बटा में फुल लोड से भाग देंगे। माने नो लोड पर वोल्टेज निकाल लीजिए और फुल लोड पर वोल्टेज निकाल लीजिए, तो आप वोल्टेज रेगुलेशन प्राप्त कर लेंगे। क्या होता है वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन होता है उसी को वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं। माने जो घरों पर वोल्टेज आ रही है वह वोल्टेज ज्यादा वायरी न करे। माने हम लोग चाहेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम से कम रहे,
जैसे घरों में ये ना हो कि कभी 300 वोल्ट आ जाए, कभी 200 वोल्ट आए, कभी 150 वोल्ट आए। यह वोल्टेज रेगुलेशन कहा है कि ए भैया वोल्टेज रेगुलेशन तो बहुत ज्यादा होता। वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा होने का मतलब कि फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है। हम लोग चाहेंगे कि फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो, वोल्टेज कांस्टेंट मिले। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा उसको बताने के लिए फॉर्मूला था कि नो लोड वोल्टेज में से फुल लोड वोल्टेज घटा दीजिए, बटा में फुल लोड से भाग दीजिए, तो वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। परसेंटेज के लिए 100। कई बार तो सवाल दे देता है कि नो लोड पर वोल्टेज जितना है तथा फुल लोड पर वोल्टेज जितना है, तो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन बताइए। तो इस पर मान पर भर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। अच्छा जी, एक और फॉर्मूला देता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। तो यह भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यह भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब इस फार्मूले में ना देखिए प्लस माइनस हम दोनों लिखे हैं। तो माइनस का मतलब होता है लीडिंग, माइनस का मतलब होता है लीडिंग, और प्लस का मतलब होता है ना लैगिंग। प्लस का मतलब होता है लैगिंग। अगर लैगिंग के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है कि कौन सा सत्य होगा तो केवल प्लस लिखिएगा, और लीडिंग के लिए पूछ रहा है तो माइनस आप लिखिएगा। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला है। अच्छा जी, और बात पूछता है ये कि वोल्टेज रेगुलेशन किस प्रकार के लोड के लिए पॉजिटिव होगा। तो रजिस्टिव जो लोड होगा ना उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होगा। रजिस्टिव क्योंकि न तो लीडिंग होता है न लैगिंग होता है, रजिस्टिव तो सेम फेज में होता है, तो सेम फेज में इसका मान पॉजिटिव आएगा। इंडक्टिव तो इंडक्टिव लैगिंग होता है, इंडक्टिव लैगिंग, इंडक्टिव लैगिंग, इंडक्टिव में लैगिंग आता है। तो जब इंडक्टिव में लैगिंग मतलब प्लस, तो यह भी प्लस। जब यह बीच में प्लस हो गया तब तो कुछ ना कुछ दोनों जुटेगा तो प्लस में मान देगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन प्लस में आता है। इंडक्टिव लोड के लिए भी वोल्टेज रेगुलेशन प्लस में आता है, और रजिस्टिव लोड के लिए भी वोल्टेज रेगुलेशन प्लस में आता है। लेकिन कैपेसिटिव लोड जो होता है, कैपेसिटिव लोड लीडिंग होता है। लीडिंग माने ये बीच में माइनस आएगा, और जब बीच में आप माइनस लेंगे, लीडिंग लोड के लिए बीच में यदि आप माइनस ले लेंगे तो मान कुछ भी आ सकता है, मान जीरो भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब बीच में माइनस रहेगा तो यह और यह कभी ना कभी बराबर हो सकता है, और जब दोनों बराबर होगा बीच में माइनस तक जीरो मान दे देगा। तो यह कैपेसिटिव लोड में जीरो भी मान आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। कैसे? तो जब लीडिंग लोड रहेगा, लीडिंग लोड में तो निगेटिव है तो कभी इसका मान ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव में मान देगा, कभी इसका मान ज्यादा होगा तो फिर निगेटिव में मान देगा, कभी दोनों बराबर होंगे तो जीरो में मान देगा। पूछता है ना किस प्रकार के लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों संभव है। तो लीडिंग कैपेसिटिव लोड देगा चाहे लीडिंग लोड देगा, लीडिंग लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन तीनों संभव है, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। जबकि रजिस्टिव चाहे इंडक्टिव चाहे लैगिंग, लैगिंग लोड पर वोल्टेज रेगुलेशन सदैव पॉजिटिव होता है। तो सदैव पॉजिटिव होता है उस पर। और क्वेश्चन पूछता है ये, देखिए जितना शब्द हम बोल रहे हैं दम किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी जेईएन एग्जाम में आया हुआ होगा या तो टीजी2 एग्जाम में। वही चीज हम लिए ही हैं जो किसी न किसी एग्जाम में है। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि रजिस्टिव के लिए वोल्टेज रेगुलेशन, इंडक्टिव के लिए, कैपेसिटिव के लिए, लीडिंग पर वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, किसमें निगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन आ सकता है, किस प्रकार के लोड में, लीडिंग में कि लैगिंग में, किस में वोल्टेज रेगुलेशन जीरो आएगा, लीडिंग में वोल्टेज रेगुलेशन जीरो आएगा। फिर आगे पूछता है कि वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम आने के लिए शर्त क्या है। तो वोल्टेज रेगुलेशन मिनिमम आने के लिए tan phi बाई r बराबर x होता है, r बटा में x होता है। वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम आने के लिए, तो मैक्सिमम आने के लिए x बटा में r। यहां भी देख लेंगे मिनिमम मतलब कि इसको अगर चलिए अगर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, फिर साइन फाई वाला इधर, कास फाई इधर, देखिए ना इसको जीरो कर देंगे, वोल्टेज रेगुलेशन आप जीरो कर दीजिए, तो यह वाला पार्ट इधर आएगा। तो एक्स पी यू बराबर क्या, एक्स पी यू और साइन फाई, अब बराबर क्या बचा है, आर कास फाई बचा है। अब क्या करेंगे, कास को इसके बटा में भेजिए, तो साइन फाई बटा में कास फाई, अब बराबर इधर क्या है, आर बटा में यह एक्स आएगा, इसी को कहते हैं tan। तो tan फाई बराबर क्या आ गया बाबा, आर बटा में एक्स, आर बटा में एक्स। तो मिनिमम के लिए आर बटा एक्स आप निकाल भी सकते हैं, नहीं तो याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है ट्रिक लगाने वाला। अब मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसी का उल्टा एक्स बटा में आर, मैक्सिमम के लिए एक्स बटा। वोल्टेज रेगुलेशन से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। हाँ, वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के भी तरीके हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के दो मेथड, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड तो वो हुआ कि आप नो लोड पर एक बार वोल्टेज ले लीजिए और एक बार फुल लोड पर वोल्टेज ले लीजिए, लोड लगाइए और फुल लोड पर वोल्टेज लीजिए, एक बार लोड को हटाइए, नो लोड पर वोल्टेज लीजिए, और वही फॉर्मूला से निकाल दीजिए वोल्टेज रेगुलेशन वाला कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा में फुल लोड वोल्टेज।
ये भाई स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला हम लिख दिए। वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ना वोल्टेज कर्व चाहिए, तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा में फुल लोड वोल्टेज, यह वोल्टेज रेगुलेशन दे देगा। डायरेक्ट मेथड में लोड को कनेक्ट करके निकाल लीजिए फुल लोड वोल्टेज और लोड को हटाकर निकाल लीजिए तो डायरेक्ट मेथड। लेकिन एक इनडायरेक्ट मेथड होता है, यही तरीका ज्यादा अपनाई जाती है। तो इनडायरेक्ट मेथड भी 3 प्रकार से है। कौन कौन सा है? तो एक एमएमएफ मेथड, इसी को इंपोर्टेंस मेथड भी कह सकते हैं, और एक है एमएमएफ मेथड, एक ईएमएफ और एक एमएमएफ। यह मैग्नेटिक, यह क्या होता है? एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न एमएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? एमएमएफ का फॉर्मूला होता है एनआई। एमएमएफ का फॉर्मूला एनआई। तो एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, आई क्या है? धारा। तो एम्पियर टर्न इसका मात्रक होगा, इसलिए एमएमएफ को एक और नाम से जाना जाता है एम्पियर टर्न मेथड। तो एम्पियर टर्न मेथड एमएमएफ मेथड को ही कहते हैं। एमएमएफ मेथड एक होता है और एक होता है पोटियर मेथड, जो पोटियर ट्रायंगल मेथड भी कह देता है, पोटियर ट्रायंगल मेथड चाहे पोटियर मेथड। इसका एक और नाम है कि जीरो पावर फैक्टर मेथड। जीरो पावर फैक्टर पर इसको फाइंड आउट किया जाता है। अच्छा जी, क्वेश्चन देखिए क्या कैसे क्वेश्चन पूछेगा। कहेगा कि निम्न में कौन सा मेथड वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने का तरीका नहीं है? तो 3 विकल्प देगा ये वाला, एक कोई दूसरा और दे देगा, तो जो दूसरा देगा वही नहीं है। ये तीनों का तीनों वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के तरीके हैं। और क्या पूछेगा? और पूछेगा कि यह तीनों ऑप्शन में दिया रहेगा, अब पूछेगा किस प्रकार का मेथड वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज्यादा शुद्ध मान देगा, वोल्टेज रेगुलेशन का मान शुद्ध बताएगा। सबसे ज्यादा शुद्ध कौन बताएगा? तो पोटियर ट्रायंगल मेथड, यानी पोटियर मेथड चाहे जीरो पावर फैक्टर, इसको ZPF भी लिखता है। तो यही सबसे शुद्ध, यहां लिख देते हैं शुद्ध मेथड है। शुद्ध मतलब प्योर, प्योर रीडिंग देगा यही, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा रीडिंग देगा यही, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला यही मेथड भी है। फिर आगे पूछता है कि जो एमएमएफ मेथड होगा चाहे एम्पियर टर्न मेथड होगा, इसको और किस नाम से जानते हैं? चाहे इसमें जो रीडिंग मिलेगी वो क्या मिलेगी? तो आशावादी मिलेगी। आशावादी का मतलब ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा क्यों आशावादी? आशावादी क्यों? अच्छा एक होता है ना पेसिमिस्टिक, मतलब निराशावादी। ये क्या है? ईएमएफ मेथड। तो बच्चा निराशावादी इसलिए कहते हैं कि इसमें जो वोल्टेज रेगुलेशन मिलने वाली है, जो इसमें वोल्टेज रेगुलेशन मिलने वाली है, यह वोल्टेज रेगुलेशन ज्यादा मिल जाती है वास्तविक वोल्टेज रेगुलेशन से। वास्तविक जो मान होगी वोल्टेज रेगुलेशन का उससे ज्यादा मिल जाएगा। तो निराशावादी अच्छा नहीं है, इसलिए निराशावादी। इसको इंग्लिश में पेसिमिस्टिक कहते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन का मान ज्यादा। और एक देखिए आशावादी, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम ही मिल जाता है, इसमें वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम मिल जाता है वास्तविक मान से। वास्तविक मान से, वास्तविक मान से वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम किस प्रकार के मेथड में मिलता है? तो एमएमएफ मेथड में। और वास्तविक मान से ज्यादा किस में मिलता है? तो ईएमएफ मेथड में मिलता है। एक होता है पोटियर मेथड चाहे जीरो पावर फैक्टर मेथड। तो जो जीरो पावर फैक्टर मेथड होगा यह शुद्ध मान देगा, इसमें लगभग में वास्तव में मिलता है, अच्छा मान मिलता है। ये भी पूर्ण रूप से शुद्ध तो नहीं देता है, लेकिन लगभग में अच्छा रीडिंग यह दे देता है। तो यह था वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के तरीकों से। यहां से जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते तो इससे या मेथड से, तो आप जानते रहिएगा यह सब इनडायरेक्ट मेथड में आते हैं। चलिए आगे, अगला टॉपिक क्या है कि पावर लॉसेस। तो लॉसेस तो हम लोग हमेशा हर अध्याय में पढ़ते आ रहे हैं कि जो जो रोटेटिंग पार्ट होती है उसमें मैकेनिकल लॉसेस बढ़ जाती है। और ट्रांसफार्मर स्टैटिक मशीन था इसलिए उसमें केवल 2 लॉसेस था, आयरन लॉसेस, कॉपर लॉसेस। कॉपर लॉसेस वेरिएबल लॉसेस होती है और आयरन लॉसेस कांस्टेंट लॉस होता है, और मैकेनिकल लॉस भी कांस्टेंट लॉस होता है। मैकेनिकल लॉस प्लस आयरन लॉस दोनों का जो योग होगा वह स्ट्रे लॉसेस कहलाता है। जो मैकेनिकल लॉसेस होता है वह फ्रिक्शन मतलब घर्षण हानि और विंडेज मतलब वायु हानि, घर्षण हानि वायु हानि दोनों का योग मैकेनिकल लॉसेस कहलाएगा, मैकेनिकल लॉसेस। और एक होता है आयरन लॉसेस, यह भी एक ईडी करंट लॉसेस होगी और एक हिस्टेरिसिस लॉसेस होगी। तो हिस्टेरिसिस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस का योग आयरन लॉस कहलाता है। और कॉपर लॉस वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, वो भी कांस्टेंट है, तो उसका और इसका मान मिलकर स्ट्रे लॉसेस बताता है। तो लॉसेस से क्वेश्चन यही बस पूछता है। तो यह लॉसेस था, यह तो हर प्रकार की मशीन में पढ़ते आ रहे हैं। फिर आगे है कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन तो हम बताए हैं, जो पैरेलल ऑपरेशन होता है वह बहुत सारे अल्टरनेटरों को पैरेलल में कनेक्ट करके लोड को दिया जाता है, लोड की सप्लाई की पूर्ति की जाती है बहुत सारे अल्टरनेटरों को पैरेलल में कनेक्ट करके। अच्छा जी,
अल्टरनेटर को पैरेलल में कनेक्ट करना ही क्यों पड़ता है? इसलिए करना पड़ता है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है ना, और डिमांड बढ़ जाती है, गर्मियों के दिनों में ज्यादातर डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड को पूरा करने के लिए अल्टरनेटर बहुत ज्यादा लगा रहता है। सभी अल्टरनेटर को पैरेलल में एक साथ चालू कर देते हैं, जितना लोड है उतना सब अल्टरनेटर अपने ऊपर बांट लेते हैं और लोड को पूर्ति कर देते हैं। और फायदा क्या होता है पैरेलल ऑपरेशन का? और यह फायदा है कि मान लीजिए कि एक अल्टरनेटर कोई खराब हो गया, तो अब सप्लाई रुके ना, इसलिए दूसरा अल्टरनेटर है ना पैरेलल में, उसी से सप्लाई दे दीजिए अगर संभव हो तो। बहुत ज्यादा अल्टरनेटर लगा रहता है, एक ना खराब हुआ, चलिए और भी है ना, उसी से सप्लाई दे दीजिए। तो पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है ताकि सप्लाई कभी बाधित ना हो और जितना डिमांड हो उतना पूरा कर दिया जाए। तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए कुछ शर्त है, जो जितना अल्टरनेटर आप पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या चीजें ध्यान दी जाती है? तो चीजें ध्यान दी जाती है कि टर्मिनल वोल्टेज सबका बराबर होना चाहिए। टर्मिनल वोल्टेज बराबर, बस बार मतलब ना वही कनेक्ट करने वाली जो लाइन है। अब यहां से जैसे एक अल्टरनेटर है कोई, 3 फेज की सप्लाई अल्टरनेटर इसको दे रहा है, और एक अल्टरनेटर कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो यही बस बार से कनेक्ट हम करेंगे, इस बस बार से कनेक्ट करेंगे, तो इसको बस बार बोलेंगे जिससे कनेक्ट हम लोग करेंगे। तो हम इस बस बार का बराई इस बस बार के बराबर बोले, अच्छा इसके बराबर बोले, क्योंकि यही तो इसमें सप्लाई दे रही है। तो इस अल्टरनेटर के बराबर जिसके पैरेलल में लगाना है, अथवा बस बार के बराबर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो टर्मिनल वोल्टेज दोनों का बराबर, मतलब इसका जितना वोल्टेज है यह भी टर्मिनल वोल्टेज उतना दे, ये बात है। और पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए, जैसे इसका ये वाला आर है तो इसका भी ये वाला आर इसी से कनेक्ट करें, पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए। फेज सीक्वेंस जिसको बोलते हैं, तो फेज सीक्वेंस भी सेम, सिंगल फेज का है तो पोलैरिटी, डबल फेज में है, ट्रिपल फेज में है तो फेज सीक्वेंस बोलेंगे। तो यह आर है तो आर, यह अगर वाई है तो यह इसका भी यह वाला वाई, और यह बी है तो यह भी बी होना चाहिए, आर वाई बी, मतलब फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो वही लिखे हैं, देखिए ना यहाँ, फेज सीक्वेंस अथवा पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए शर्त है, ये सब पूछता है। तो फेज सीक्वेंस और पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी बस बार की फ्रीक्वेंसी के बराबर, मतलब उसके फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। तो यह तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह इसी में से पूछता है कि आवश्यक शर्त वह बताइए जो पैरेलल ऑपरेशन के लिए की जाती है। तो फेज सीक्वेंस बराबर की जाती है, पोलैरिटी बराबर की जाती है, फ्रीक्वेंसी बराबर की जाती है, और वोल्टेज बराबर की जाती है, टर्मिनल वोल्टेज अथवा वोल्टेज बराबर की जाती है। चलिए देख लेंगे कि कैसे पता चलेगा हम लोगों को कि बराबर हो गई। भाई पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना हम लोग को, कि पता चले कि हाँ दोनों अल्टरनेटर की वोल्टेज, चाहे बस बार कहे चाहे अल्टरनेटर कहे, तो दोनों अल्टरनेटर का वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, पोलैरिटी, फेज सीक्वेंस ये सब बराबर हो गया। कैसे पता चलेगा? इसके लिए मेथड अपनाई गई है कि सिंक्रोनाइज करने के लिए, पैरेलल ऑपरेशन करने के लिए जो मेथड है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, एक तो सिंगल फेज के लिए दो है, डार्क लैंप मेथड और ब्राइट लैंप मेथड। प्रोसेस एक ही है, बस या सिंगल फेज होगा या 3 फेज होगा। तो हम आगे बताने वाले हैं कि कैसे समझेंगे, लेकिन मेथड पूछ देगा। तो सिंगल फेज के लिए डार्क लैंप चाहे ब्राइट लैंप, इसमें भी होगा, देखिए ना 3 फेज के लिए है इसीलिए 3 लैंप आ जाता है। तो 3 डार्क लैंप चाहे ब्राइट लैंप और चाहे 3 डार्क लैंप, माने तीनों डार्क लैंप कर जाएगा। ब्राइट लैंप में ना कोई डार्क करेगा कोई ब्राइट करेगा, मतलब ब्राइट एक नहीं करना चाहिए। फिर आगे सिंक्रोस्कोपिक मेथड, तो ये आधुनिक मेथड है, ये मशीन आधुनिक मेथड है, इसमें सब लगा रहता है। उसके बाद आसानी से इसमें थोड़ी हो जाती है, थोड़ा सा खतरा इसमें कम होता है इनके अपेक्षा, क्योंकि ये कनेक्टेड की जाती है ना। तो ये है 3 डार्क लैंप या ब्राइट लैंप मेथड, 3 फेज में और सिंगल फेज में। चलिए इसको हम समझते हैं पैरेलल ऑपरेशन की कैसे पता चलेगा कि सिंक्रोनाइज हो गए। सिंक्रोनाइज होने का मतलब कि अब सप्लाई देने के लिए दोनों अल्टरनेटर सप्लाई दे सकते हैं, कोई खतरा नहीं आएगी। कैसे पता चलेगा? तो यह मेथड जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ फेज अल्टरनेटर, मतलब वही अल्टरनेटर के लिए डार्क लैंप मेथड। यह जो प्रोसेस की गई ना डार्क लैंप मेथड के लिए बताई गई है, था ना डार्क लैंप मेथड। देखिए यहाँ पे डार्क लैंप मेथड था, देखिए 3 डार्क लैंप मेथड। तो डार्क लैंप मेथड ही हम बता रहे हैं कैसे होगा। लैंप देखिए यहाँ लिखा है ना L1, यह एक लैंप है और यह एक लैंप है L2, उसी तरह इसमें भी है इसमें भी है, तीनों फेज के लिए। तो डार्क लैंप मेथड का मतलब कि जब तीनों लैंप बुझ जाएगी, अभी बताएंगे कैसे बुझेगी, तीनों लैंप बुझ जाएगी तो इसका मतलब कनेक्ट करने के लिए तैयार हो गया। यहाँ से स्विच ये लगा रहता है, इसको खींच दीजिए कि सप्लाई ये अभी उसमें देने लगे। ठीक है, अब समझते हैं इसको कि कैसे करेगा। सबसे पहला यह हमारा मेन अल्टरनेटर है जो कि सप्लाई यही बनाकर और बस बार को सप्लाई मान लीजिए दे रहा है, यह बस बार को सप्लाई दे रहा है। अब यही अल्टरनेटर के समान, इस अल्टरनेटर के समान कहिए, चाहे यह सप्लाई बस बार से, तो बस बार के समान कहिए, चाहे बस बार में सप्लाई अल्टरनेटर से आ रही है तो अल्टरनेटर के समान कहिए। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर, चाहे बस बार से कहिए तो फ्रीक्वेंसी बराबर करनी है, वोल्टेज बराबर करनी है, फेज सीक्वेंस बराबर करनी है। तो फेज सीक्वेंस और पोलैरिटी पहचानने के लिए तो आसान है, एक फेज सीक्वेंस मीटर भी आता है।
उस सप्लाई से कनेक्ट करेंगे और उसमें ना चक्रण करता है। अगर आर वाई बी की तरफ रोटेट कर रहा है, आर वाई बी की तरफ रोटेट कर रहा है, तो इसका भी आप मेजर कर लीजिए। इसका भी आर वाई बी की तरफ रोटेट करना चाहिए, आर वाई बी की तरफ रोटेट करना चाहिए। अगर आर वाई बी की तरफ फेज सीक्वेंस नहीं रोटेट कर रही है, नहीं बता रही है, तो किन्हीं दो टर्मिनल को आपस में बदलिए फेज सीक्वेंस बदलने के लिए। आप दो टर्मिनल को आपस में बदल लेंगे फेज सीक्वेंस बदलने के लिए, तो कभी तो मिलेगा कि आर वाई बी अभी आ जाएगा, तो दोनों का फेज सीक्वेंस पहले तो बराबर कर लेंगे। पैरेलल ऑपरेशन करने की जो शर्त थी उसी को हम समझा रहे हैं। तो पहला बात कि फेज सीक्वेंस बराबर कर लेंगे, पोलैरिटी भी चेक कर लेंगे कि कौन सा आर है, कौन सा वाई है, कौन सा बी, फेज सीक्वेंस से पता चल जाएगा। थ्री फेज है तो मेन यही है फेज सीक्वेंस, वही पोलैरिटी हुआ। तो आर वाई बी, चलिए फेज सीक्वेंस बराबर। दूसरा शर्त था कि टर्मिनल वोल्टेज बराबर, एक और शर्त था कि फ्रीक्वेंसी बराबर। तो वोल्टेज भी यहाँ पर मेजर कर लेंगे, देखिए यहाँ वोल्टमीटर लगाया गया है, वोल्टेज यहाँ मेजर कर लेंगे कि कितना वोल्टेज बता रहा है, और फिर यहाँ पर भी मेजर करेंगे कि यह कितना वोल्टेज बता रहा है। मान लीजिए कि यह जितना, यह 440 वोल्ट बता रहा है और यह 435 वोल्ट बता रहा है, तो हम लोग चाहेंगे कि यह भी वोल्टेज 440 से बताए, यह 440 है तो यह भी 440 से होके दोनों का वोल्टेज बराबर ही होना चाहिए, तो अभी यह सप्लाई में जोड़ देंगे कि अभी सप्लाई देने लगे। तो फिर क्या करेंगे वोल्टेज बराबर करने के लिए, तो एक्साइटेशन को बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ता है और एक्साइटेशन को कम करने से वोल्टेज कम होता है। तो एक्साइटेशन हमारे हाथ में है, अल्टरनेटर को रोटर पर दो स्लिप रिंग लगा रहता है और एक्साइटेशन हम बढ़ाते हैं, तो एक्साइटेशन देने से क्या होता है वोल्टेज बढ़ता है। तो इसके मेजर तो कर लेंगे ना अल्टरनेटर का, चाहे बस बार का कितना वोल्टेज है, और उतना ही वोल्टेज इसका करने के लिए एक्साइटेशन हम लोग बढ़ा देंगे, वोल्टेज बराबर कर लेंगे। ठीक है, वोल्टेज भी बराबर हो गया। अच्छा, वोल्टेज बराबर हो गया तो अब फ्रीक्वेंसी भी बराबर कर लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी बराबर करने के लिए हम बताए थे ना सिंक्रोनस स्पीड पोलो की संख्या बटा में 120 फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला, तो स्पीड को भी चेंज करके हम लोग फ्रीक्वेंसी बराबर कर लेंगे। तो अल्टरनेटर है, प्राइम मूवर हमारे हाथ में है ना जी, अल्टरनेटर को प्राइम मूवर से नचाया जाता है, तो प्राइम मूवर से स्पीड हम लोग चेंज करके फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर लेंगे, तो इसके फ्रीक्वेंसी के बराबर इसका फ्रीक्वेंसी भी हम लोग कर लेंगे। अब क्या होगा, वोल्टेज भी बराबर, फ्रीक्वेंसी भी बराबर, अब फेज सीक्वेंस तो बराबर है, तो यह लैंप नहीं जलेगा। अब रही बात क्यों नहीं जलेगा, स्टार्टिंग में जल रहा था क्या, तो हाँ, अब कैसे, तो कनेक्शन देखिए इस बल्ब का। अच्छा, दो बल्ब क्यों लिए गए हैं, क्योंकि भैया थोड़ा ज्यादा बल्ब रहेगा तो फ्यूज होने का खतरा कम रहेगा, क्योंकि वोल्टेज आपस में क्या कर लेंगे, वोल्टेज ड्रॉप करके अच्छा से काम कर लेंगे यह दोनों। एक वोल्टेज रहेगा, ज्यादा वोल्टेज अगर हो गया तो यह जल ना जाएगा, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि यह जो डबल सीरीज में लगा देंगे दो वोल्टेज, जिससे यह वोल्टेज ड्रॉप कराकर 440 भी वोल्ट देंगे तो यह सहन कर लेगा, इसलिए यह वोल्टेज सहन करने के लिए दो लाइन सीरीज में कनेक्ट किया गया है। अच्छा जी, अब कहां कनेक्ट किया गया है, तो एक तो इस अल्टरनेटर से कनेक्ट किया गया है जो जिसका पैरेलल ऑपरेशन करना है, और एक इसका सिरा जो बच गया वह सिरा देखिए ना इससे कनेक्ट है, मतलब इस वाले अल्टरनेटर से कनेक्ट है, बस बार से कहिए अच्छा है इस वाले अल्टरनेटर से कहिए, तो इस वाले अल्टरनेटर का एक सिरा और इस वाले अल्टरनेटर का एक सिरा से कनेक्ट है। और जब दोनों डिफरेंस था तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था तो बल्ब जल रहा था, और जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बराबर हो जाएगा, मतलब वोल्टेज इसका जब दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाएगा तो वोल्टेज डिफरेंस 0 तो बल्ब नहीं जलेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, अच्छा वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दोनों भी बराबर होनी चाहिए, अब फ्रीक्वेंसी भी बराबर हो जाएगा और वोल्टेज भी बराबर, तो दोनों सेम फेज में आ जाएंगे, जैसे यहां से ऐसे चल रहा है, तो यह पहला के लिए है, और दूसरा के लिए भी एकदम सेम इसी पर चलने का, फेज डिफरेंस नहीं बनेगा, फ्रीक्वेंसी भी नहीं अलग रहेगी, इसलिए नहीं जल पाएगा। और जब अलग रहेगा, मान लीजिए वोल्टेज आप बराबर भी कर दिए, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो इसका अलग फ्रीक्वेंसी रहेगा, तो फिर इस फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी में फेज डिफरेंस कुछ रहेगी तो बल्ब जलता रहेगा। यानी फ्रीक्वेंसी भी बराबर होनी चाहिए, वोल्टेज भी बराबर होनी चाहिए, और फेज सीक्वेंस भी बराबर होनी चाहिए, तो यह लैंप जो होगा यह लैंप बुझ जाएगी, और लैंप बुझ जाएगी तो सत्य हो गया, तय हो गया कि वोल्टेज भी बराबर, फ्रीक्वेंसी भी बराबर, फेज सीक्वेंस भी बराबर, तो अब सप्लाई कनेक्ट, यहाँ से ब्रेक है ना तो स्विच को खींच दीजिए, सप्लाई कनेक्ट कर दीजिए, दोनों बराबर है, दे दीजिए, लोड पर क्या करेगा, यह भी सप्लाई देने लगेगा। यही हो गया पैरेलल ऑपरेशन। तो पैरेलल ऑपरेशन था, यह हम समझा दिए आपको कि आप चीजों को समझ ले, नहीं तो क्वेश्चन तो यहीं से बनता है, क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा मेथड है और क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या बराबर देखा जाता है, तो फेज सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी और टर्मिनल वोल्टेज बराबर होता है। अच्छा जी, एक और मेथड आता है ब्राइट लैंप मेथड, दो मेथड था ना, एक डार्क लैंप मेथड और एक ब्राइट लैंप मेथड। तो ब्राइट लैंप मेथड में क्या होगा ना कि लैंप बुझ जाएगा, तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, जब सीरीज में लैंप एक ही फेज से कनेक्ट रहेंगे तो यह लैंप बुझेगा, जैसे यहाँ पर देखिए यह लैंप बुझ जाएगा, जबकि यह लैंप जलेगा। क्यों जलेगा लैंप, क्योंकि सेम फेज में कनेक्टेड नहीं है, यह इस वाले फेज से कनेक्टेड है। जब फेज डिफरेंस अलग, मतलब यह वाला फेज और यह फेज, जब सीक्वेंस अलग अलग है तो यह लैंप क्या होगा, लैंप हमेशा जलता रहेगा, तो यह लैंप जलेगा, यह ब्राइट होगा, और यह लैंप बुझ जाएगा, तो यह लैंप बुझ रहा है सीरीज में है, तो समझेंगे कि अब भी इसका फिर बराबर हो गया है, तो अब कनेक्ट कर देंगे।
तो यह ब्राइट और डार्क लाइन मेथड था। चलिए अगला टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्टरनेटर। जो अल्टरनेटर होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स 3 होता है इसका। एक तो देखिए यह जो है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज है, और यह लोड धारा है। इसका मतलब यह कौन सा है, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है। पूछता है कि लोड कैरेक्टरिस्टिक्स, लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज पर निकाली जाती है। लोड रहेगा तभी ना टर्मिनल पर वोल्टेज मिलेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज है और यह लोड करंट है, तो यह लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स यह वाला ग्राफ है। अब इसका देखिए जैसे जैसे लोड आप बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, कैपेसिटिव लोड रहेगा तो वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। अगर बाकी इंडक्टिव लोड है, रजिस्टिव में तो लगभग में कांस्टेंट दिया है, लेकिन प्योरली रजिस्टिव लोड तो होगा नहीं। ज्यादातर घरों में जो भी देखिए इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड के कारण वोल्टेज थोड़ा थोड़ा क्या होगा, घटता जाता है। तो अल्टरनेटर की वोल्टेज थोड़ी घटती जाती है, लोड बढ़ने पर वोल्टेज घटता जाएगा। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है। और यह क्या है, यह शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है या शॉर्ट सर्किट। इसमें क्या होगा कि सीधा जैसे देखे ना फुल लोड करंट और यह शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो यह शॉर्ट सर्किट करंट है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे शॉर्ट सर्किट करंट का मान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यह शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिगर देकर पूछ सकता है। और यह जो है ना नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें था, तो शॉर्ट सर्किट करंट में और फील्ड करंट में शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। और यह तो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यह वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अच्छा इसी को एक और नाम से जानते हैं बाबू, क्या, तो मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइजिंग चाहे मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स किसके किसके बीच खींचा जाता है यही पूछता है। तो नो लोड में क्या होगा, नो लोड में जो इंड्यूस ईएमएफ होगी वो नो लोड करंट होगी, चाहे नो लोड इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो यह नो लोड पर वोल्टेज ईएमएफ है, नो लोड इंड्यूस ईएमएफ। और यह क्या है, फील्ड करंट है। तो फील्ड करंट ये ओसीसीसी वही लिखा है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओसीसी मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा यह एयर कोर अगर आता ना तो इसके लिए, एयर कोर के लिए सीधा ग्राफ बन जाता है, तो ये भी आप जाते हैं। यह कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किसके किसके बीच खींचा जाता है बस ये पूछता है, ठीक है। तो अब देखिए एक शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से शॉर्ट सर्किट करंट निकलता है, एक जो नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे इंड्यूस, अच्छा लोड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे लोड वोल्टेज निकलता है। तो ये वाला और ये वाला से एक ही में अगर हम ग्राफ बनाएंगे इसका, ये वाला शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसी को आगे देखिए, इससे ना शॉर्ट सर्किट रेशियो निकलता है। शॉर्ट सर्किट रेशियो के लिए ये क्या था, ओसीसी। ओसीसी मतलब ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स था ये वाला, जो कि नो लोड पर ज्ञात की जाती है। और एक यह था शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स यह शॉर्ट सर्किट पर ज्ञात की जाती है। इसको मैग्नेटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट वाले को। तो यह जो होता है यह वोल्टेज और करंट दोनों को, और यह जो है यह फील्ड करंट को प्रदर्शित कर रहा है ना। तो यह वोल्टेज अथवा करंट लीजिए, जब वोल्टेज लेंगे तो ये वाला ना ओपन सर्किट टेस्ट जो वोल्टेज को बताती है वह रेटेड वोल्टेज को बताएगी जिस करंट पर, तो उस करंट को लेंगे। अब बटा में हम क्या बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट रेशियो कहते किसे हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। पहले तो शॉर्ट सर्किट रेशियो को शॉर्ट में एससीआर कहते हैं। एससीआर एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है जिसको सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो वो दूसरा कुछ है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर वो तो डायोड में आ जाएगा ना, उसको हटाइए। यहां पढ़िए आप कि एससीआर का मतलब शॉर्ट सर्किट रेशियो। शॉर्ट सर्किट रेशियो का फॉर्मूला IF डैश बटा में IF डबल डैश, या क्या चीज है, तो इसको देखिए। मतलब वह फील्ड करंट का मान, वह फील्ड करंट का मान जिस पर रेटेड वोल्टेज मिले, रेटेड वोल्टेज ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता है। तो वह फील्ड करंट का मान जिस पर रेटेड वोल्टेज मिले, और वह फील्ड करंट का मान जिस पर शॉर्ट सर्किट करंट रेटेड में मिले। तो शॉर्ट सर्किट करंट में जो करंट मिलेगी तो वही दोनों फील्ड करंट का रेशियो ही शॉर्ट सर्किट रेशियो कहलाता है। देखिए ना यहाँ शॉर्ट सर्किट रेशियो, तो शॉर्ट सर्किट रेशियो निकालने के लिए ना इसी करंट का रेशियो निकालते हैं। अब एफ डैश जिस पर रेटेड वोल्टेज मिले, और यह वह फील्ड करंट जिस पर रेटेड करंट मिले, तो यही दोनों करंट का अनुपात ही क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट रेशियो। चाहे शॉर्ट सर्किट करंट बटा में रेटेड करंट को शॉर्ट सर्किट रेशियो कहते हैं। यहां से भी आप बता सकते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है। तो शॉर्ट सर्किट रेशियो रेटेड करंट का अनुपात ही शॉर्ट सर्किट रेशियो कहलाता है। आगे शॉर्ट सर्किट रेशियो के लिए इंपोर्टेंट रिएक्टेंस से किस प्रकार निर्भर करता है, तब व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। इन सभी में सबसे ज्यादा तो यही इंपोर्टेंट है
कि शॉर्ट सर्किट रेशियो रिएक्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आर्मेचर रिएक्शन के भी व्युत्क्रमानुपाती, वोल्टेज रेगुलेशन के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतना क्वेश्चन था। देखिए जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर अध्याय अच्छी तरह से हम समाप्त कर दिए हैं। इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।